हेलो क्लास टू ऑल ऑफ यू। इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था पावर प्लांट क्या होता है। पावर प्लांट पढ़ने के बाद जो लोग नहीं पढ़े थे मैं उनको हल्का सा एक लाइन में मैं बता देता हूं कि पावर प्लांट एक ऐसा प्लांट है जहां पे विद्युत ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं, विद्युत ऊर्जा को प्रोड्यूस करते हैं। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जहां पे प्रोड्यूस की जा रही हो भारी मात्रा में, किन्हीं अनुप्रयोगी ऊर्जाओं के को बदलकर उपयोगी ऊर्जा में परिवर्तित करके मशीन एवं उपकरणों द्वारा उपयोग में बदला जाता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पावर प्लांट बोलते हैं। विद्युत प्रोडक्शन, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन को ही क्या बोलते हैं हम लोग? पावर प्लांट बोलते हैं। अब पावर प्लांट प्राकृतिक ऊर्जाओं के जरिए जो है हम इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत ऊर्जा का को प्रोड्यूस करते, जो मैंने पहले बताया था आप लोग को। जैसे प्राकृतिक पदार्थ, जैसे कि क्या हो जाएगा? हवा हो गया, पानी हो गया, ये सब क्या है? ये सब हमारे प्राकृतिक पदार्थ है। ठीक है बाबू। और मैंने बता दिया था सोर्सेज ऑफ एनर्जी, जो देखिए ऊपर लिखा हुआ है ऊर्जा के स्रोत, ऊर्जा के स्रोत, सोर्सेज ऑफ एनर्जी। सोर्सेज ऑफ एनर्जी हमने 8 प्रकार के बताए थे आपको। ये देखिए लिखा होगा सब। फॉसिल फ्यूल्स और थर्मल एनर्जी सोर्सेज, हाइड्रो एनर्जी जिसको जल वाला बोलते हैं, ज्वार ऊर्जा जिसको बोलते हैं टाइडल एनर्जी, पवन ऊर्जा विंड एनर्जी, सौर ऊर्जा सोलर एनर्जी जो धूप से लिया जाता है बिजली पैदा करने के लिए। तो क्या हो रहा है? यहाँ पे बिजली ही तो पैदा हो रही है। बायोमास एनर्जी, बायोमास भी आप लोग सुने होंगे। बायोगैस, बायोमास जो बिजली उत्पन्न करती थी, बल्ब जलाती थी, तो ये सब क्या है? बिजली ही तो उत्पन्न कर रही है। न्यूक्लियर एनर्जी सोर्सेज, जियोथर्मल एनर्जी सोर्सेज, ये सब क्या है? ये सब हमारे माध्यम है सोर्सेज ऑफ एनर्जी के, ऊर्जा के स्रोतों के। अब देखिए, इसके पहले मैंने बता चुका है आप लोगों को कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज, लेकिन एक बार अच्छे तरीके से मैं आप लोगों को और कंठस्थ करा देना चाहता हूं कि कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज क्या है। कन्वेंशनल की हिंदी होती है परंपरागत, कन्वेंशनल की हिंदी होती है परंपरागत। टॉपिक नंबर 1.6 पे लिखा होगा परंपरागत तथा अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत। इसमें देखिए क्या लिखा है, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज। तो इसमें देखिए परंपरागत अथवा व्यवहारिक ऊर्जा स्रोत वे हैं जिनका उपयोग हम काफी समय से करते आ रहे हैं तथा प्रकृति में इसके सीमित भंडारण होने के कारण इनका शीघ्र समाप्त होने की संभावना है। जैसे कोयला, तेल, गैस तथा नाभिकीय ऊर्जा स्रोत। नाभिकीय ऊर्जा स्रोत मतलब न्यूक्लियर एनर्जी सोर्सेज। तो परंपरागत हमारे जो एनर्जी सोर्सेज हैं या कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज जो हैं, वो क्या है? वो ये सोर्सेज हैं जिनका हम बहुत पहले से, आदिकाल से, हम प्राचीन काल से प्रयोग करते आ रहे हैं। जैसे कोयला ही हुआ, कोयला हम बहुत वर्षों पहले से, सैकड़ों वर्ष पहले से हम इसका इस्तेमाल करते आ रहे हैं और आज भी हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप देखेंगे कि ये क्या है? एक तरीके का स्टोरेज है। क्या है? एक तरीके का स्टोरेज है इसका। स्टोरेज का मतलब कि मतलब ऐसी ऊर्जाएं जिनका हम भंडारण किए हुए हैं। मतलब जिस चीज का हम भंडारण करते हैं वो क्या होती है? वो सीमित मात्रा में होती है। जो चीज को हम भंडार कर लिए, जिस चीज को हमने स्टोर कर लिया, वो क्या होती है? वो सीमित मात्रा में होती है। तो अब आप देखेंगे कि ये जो एनर्जी है, जैसे कोयला हुआ, गैस हुआ, नाभिकीय ऊर्जा हुआ, ये सब परंपरागत में है। क्यों? क्योंकि कन्वेंशनल एनर्जी, परंपरागत ऊर्जा स्रोत वो ऊर्जा स्रोत होते हैं जिनका भंडारण जो है सीमित है। तो उसे हम क्या बोलते हैं? कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस। अब देखिए, जबकि परंपरागत ऊर्जा स्रोतों को छोड़कर शेष सभी ऊर्जा स्रोत शेष सभी ऊर्जा स्रोत अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत हैं जो कुछ समय पहले से ही प्रयोग में लाए जा रहे हैं। जैसे सोलर,
एवं पवन ऊर्जा स्रोत कभी समाप्त नहीं होने वाले। तो जैसे देखिए सोलर एनर्जी हुआ, विंड एनर्जी हुआ, हमारा सन एनर्जी हुआ, ये सब कैसी एनर्जी है? ये सब ऐसी एनर्जी है बाबू कि इनका सीमित हम नहीं कर सकते कि नहीं ये इतने ही है, कि नहीं ये इनका मैं भंडारण कर लिया हूँ और ये 200 साल तक चलेंगी। हम ये ऐसा नहीं कह सकते। सन जब तक निकलेगा तब तक हमें न्यू सोलर एनर्जी मिलेगी। हवा जब तक चलेगी तब तक हमें विंड एनर्जी मिलेगी। तो मतलब कि साफ है कि इन सब एनर्जी का कोई भंडारण नहीं होता है। तो हम कह सकते हैं कि ये किस में आती है? नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज में आती है, अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत आती है। जो चीजें हम भंडारण जिन ऊर्जाओं का हम भंडारण नहीं कर सकते, उन ऊर्जाओं को हमने कैटेगराइज किया है किसके अंतर्गत? अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस के अंतर्गत। अब आगे देखते हैं कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज। जहां तक मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं हम लोग 1.7, उष्मीय ऊर्जा स्रोत या जीवाश्म ईंधन ऊर्जा स्रोत, जिसको हिंदी में बोलते इंग्लिश में बोलते हैं क्या? थर्मल सोर्सेस कह लीजिए या फिर फॉसिल फ्यूल एनर्जी सोर्सेस कह लीजिए। तो हिंदी में भी जान लीजिए, हिंदी में जैसे थर्मल को मैंने पहले ही बताया था कि उष्मा बोलते हैं, तो थर्मल सोर्सेस को बोलेंगे उष्मीय स्रोत, उष्मीय ऊर्जा स्रोत, या फिर इसको एक और नाम बोलते हैं जीवाश्म ईंधन ऊर्जा स्रोत, जिसको बोलते हैं क्या? फॉसिल फ्यूल एनर्जी सोर्सेज। इसके अंतर्गत देखिए बाबू, यह वह ईंधन है जो भूगर्भ से प्राप्त होता है। भूगर्भ का मतलब पृथ्वी के अंदर से प्राप्त होता है, जो अनंत काल पहले जैविक पदार्थों जैसे जैसे देखिए यह थर्मल सोर्सेज हुआ या फिर फॉसिल फ्यूल एनर्जी सोर्सेज जो हुआ, वो जमीन के अंदर से मिलता है। जमीन के अंदर से भूगर्भ से मिलता है। हमें भूगर्भ से जो चीजें, जो एनर्जी, जो स्रोत मिलेंगे वो सब क्या है? फॉसिल फ्यूल्स हैं। फॉसिल फ्यूल्स हैं, थर्मल सोर्स या कह लीजिए थर्मल सोर्सेज हैं। ये सब क्या है? फॉसिल फ्यूल्स हैं। जैसे ये कैसे पदार्थ होते हैं? जैसे अनंत काल पहले जो चीजें पृथ्वी के अंदर दब गई, पृथ्वी में मान लीजिए पृथ्वी फटी या पृथ्वी वो क्या कहते हैं, वॉल्केनो हुआ, ठीक है। तो जो भी चीजें थी, जीव जंतु, पेड़ पौधे, वनस्पतियां, ठीक है, और भी जितनी भी ऐसी चीजें थी, वो सब पृथ्वी के अंतर्गत चली गई, पृथ्वी के अंदर, ठीक है। तो पृथ्वी के अंदर जब चली गई और पृथ्वी के 50 साल बाद, 100 साल बाद धीरे धीरे क्या हुआ? वो एनर्जी जो है डिकम्पोज होनी शुरू हुई। क्या हुई? अंदर ही अंदर कम डिकम्पोज हो गई, पार्टिकल्स जो थे उसके टूटने लगे और रासायनिक क्रियाएं करके वो एक ऊर्जा का संचारण करने लगे पृथ्वी के अंदर ही। जैसे कोयला बनने लगा, तेल बनने लगा, गैस बनने लगा। तो ये सारी चीजें क्या है? पृथ्वी के भूगर्भ से हमें मिलनी शुरू हो गई। इसीलिए हम उसे क्या कहते हैं? फॉसिल फ्यूल एनर्जी सोर्सेस कहते हैं या फिर थर्मल सोर्स एनर्जी कहते हैं। थर्मल सोर्स हम इसलिए कहते हैं कि देखो बाबू, अगर पृथ्वी के नीचे से हम कोयला निकालते हैं या फिर तेल निकालते हैं, क्रूड ऑयल निकालते हैं, जिसको हम कन्वर्ट करके केरोसिन, पेट्रोल, डीजल में कन्वर्ट करते हैं, या फिर गैसेस निकालते हैं, गैसेस जैसे एलपीजी हुआ, सीएनजी हुआ, ये सारे नेचुरल गैसेस को हम निकालते हैं, तो वो क्या है? वो सब क्या है? वो सब एनर्जी है, एक तरीके का एनर्जी सोर्स है। किस चीज का है? थर्मल क्यों हमने कहा? क्यों उष्मीय की बात की? क्योंकि जब उसका हम यूज करते हैं, जब उसका हम यूज करते हैं तो क्या निकलता है? हमें क्या मिलता है? हीट एनर्जी मिलती है। हमें क्या मिलती है? उष्मीय ऊर्जा मिलती है। जैसे कोयले को अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो किस माध्यम से इस्तेमाल करेंगे? कोयला हमें कूलिंग तो देगा नहीं, ठंडी तो हमें देगा नहीं, हवाएं ठंडी तो देगा नहीं। हम जब उसका इस्तेमाल करेंगे, जब हम उसे जलाएंगे, तो वो हमें क्या देगा? उष्मीय ऊर्जा देगा। उष्मीय ऊर्जा किसके अंतर्गत आता है? हमारा थर्मल एनर्जी के अंतर्गत आता है। इसलिए थर्मल सोर्स इसीलिए कहा गया है, थर्मल सोर्स कहिए या फिर फॉसिल फ्यूल एनर्जी सोर्स कहिए, क्योंकि उससे मिलने वाली जो एनर्जी है वो उष्मीय के रूप में है, हीट के रूप में है।
ठीक है, अब आगे देखते हैं हम। जो अनंत काल पहले जो अनंत काल पहले जो अनंत काल पहले जैविक पदार्थों जैसे वनस्पतियों, जीवों के पृथ्वी के अंदर दबने से तथा ताप व दाब के अंतर्गत कोयला, तेल, गैस आदि में परिवर्तित हो गए। जी, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को पहले ही बता दिया कि जैसे जो अनंत काल पहले पृथ्वी के अंदर समाहित हो गए, जैसे हमारा क्या क्या था, वनस्पतियां मैंने बोला, जीवों को मैंने बोला, लिविंग थिंग्स, पृथ्वी के अंदर दबने से, पृथ्वी के अंदर जब दब गया और पृथ्वी के अंदर दाब और ताप की वजह से क्या हुआ, कोयला, तेल, गैस आदि में परिवर्तित हो गए वो सारी चीजें। ठीक है, तो मुख्य जीवाश्म ईंधन जो है हमारा, मुख्य जीवाश्म ईंधन मतलब कि फॉसिल फ्यूल, मेन फॉसिल फ्यूल एनर्जी जो है हमारा क्या है, कोयल है, कोयला, COAL, कोयल, कोयला है। तेल सेल है, ऑयल सेल। पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम। तार सेड है, तार सेड। तथा प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैसेस जैसे CNG हुआ, LPG हुआ, ये सब क्या है, हमारे प्राकृतिक गैस हुए, आदि हैं। इनको उष्मीय ऊर्जा भी लोग कहते हैं। इसको इनको उष्मीय ऊर्जा स्रोत भी कहते हैं। मैंने बता दिया कि उष्मीय ऊर्जा स्रोत क्यों कहते हैं, क्योंकि इनसे मिलने वाली ऊर्जा हमारी क्या होगी, उष्मीय ऊर्जा होगी। जहां तक मुझे समझ में आ रहा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। और अब आगे देखते हैं हम लोग, उसमें ऊर्जा भी क्यों कहते हैं फॉसिल फ्यूल्स को, मैंने बता दिया। फॉसिल फ्यूल्स क्या है, मैंने बता दिया। फॉसिल फ्यूल्स मतलब कि पृथ्वी के अंदर से निकले वाले ईंधनों को हम फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं। अब वो ईंधन पृथ्वी के अंदर कैसे बने, वो ईंधन पृथ्वी के अंदर ऐसे बने कि अनंत काल पहले जब जीवों का, पेड़ पौधों का, वनस्पतियों का पृथ्वी के अंदर किसी कारणवश समाहित हो गया, तो कई साल तक डिकम्पोज होने लगी बॉडीज, पार्टिकल्स, पेड़ पौधे, वनस्पतियां सब सड़ने लगे और रासायनिक क्रिया करके वो कोयला, तेल आदि प्राकृतिक गैसों में परिवर्तित हो गए। अब आगे देखते हैं हम, ये सभी ईंधन अपने गुण में परस्पर भिन्नता रखते हैं। ये जो सभी ईंधन है, ये जो सभी फ्यूल हैं, अपने गुण में, अपने प्रॉपर्टीज में भिन्नता रखते हैं। जैसे देखिए, कोयले को अगर हम कोयले के ऊर्जा की बात करें तो कोयले का एनर्जी कुछ और होगा, पेट्रोलियम का कुछ और होगा, यूरेनियम का कुछ और होगा। यूरेनियम में बहुत हैवी मात्रा में एनर्जी लिबरेट करेगी, पेट्रोलियम में उससे कम करेगी, कोयले में और कम करेगी। ठीक है, तो यही चीज है। जैसे कोयले को जलाने में आपको मशक्कत करना पड़ता है, अंतर के तौर पे मैं समझा रहा हूँ। कोयले को जलाने में आपको मशक्कत करना पड़ता है, लेकिन अगर वहीं पेट्रोल रखा हो और हल्का सा माचिस का टेम्परेचर भी, चिंगारी भी पा गया, तो क्या होगा, तुरंत भक से जल जाएगा। लेकिन कोयला अगर रखा हुआ है तो कोयले को काफी देर तक हमें ताप देना पड़ेगा, टेम्परेचर देना पड़ेगा, कागज लगाना पड़ेगा, पेट्रोल छिड़कना पड़ेगा, तब जा करके वो जब एक बार जल जाएगा तब कोयला हम डालते जाएंगे और हमको एनर्जी मिलती जाएगी। तो देखिए भिन्नता कितनी है, दोनों के गुण अलग है। ये अत्यंत ज्वलनशील है, पेट्रोलियम हमारा अत्यंत ज्वलनशील है, जबकि कोयला हमारा अत्यंत ज्वलनशील नहीं है। उसको जलाने में हमें मशक्कत करनी पड़ेगी, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो देखिए कितने गुण में अंतर है। तो जिस प्रकार मैंने आपको ये तुरंत का अपीयरेंस के आधार पे मैंने आप लोगों को भिन्नता बताया, वैसे ही उनका केमिकल कंपोजिशन भी अलग होगा। ऐसा नहीं कि कोयले का केमिकल कंपोजिशन कुछ और होगा, पेट्रोलियम का सेम होगा, दोनों का सेम होगा, लेकिन दोनों का कुछ और होगा। कोयले में कुछ और कंपोजिशन होगा, कार्बन की मात्रा कुछ और होगी और किसी चीज की मात्रा कुछ और होगी, लेकिन पेट्रोलियम में भी सारी मात्राएं कुछ अलग अलग होंगी। जलने पे प्रदूषण कुछ अधिक करेगा कोयला, लेकिन पेट्रोल थोड़ा कम करेगा, डीजल थोड़ा पेट्रोल से अधिक करेगा। ठीक है, तो यही चीज है कि सबके भिन्न गुण जो है भिन्न भिन्न होंगे, परंतु सभी के सगट में कार्बन तथा हाइड्रोजन तत्व होते हैं। लेकिन एक ही सिमिलरिटीज है इन सारे फॉसिल फ्यूल्स में, कोयल में, गैस में, पेट्रोलियम में, नेचुरल गैस में, इन सब में एक ही चीज की समानता होगी कि सारे फॉसिल फ्यूल्स में, सारे थर्मल सोर्सेज में
हमारा दो तत्व जरूर पाए जाएंगे, हाइड्रोजन और कार्बन। हाइड्रोजन और कार्बन ये दो ऐसे तत्व हैं जो फॉसिल फ्यूल्स में हमेशा पाए जाएंगे। ये समानता है इस चीज की, ठीक है। इन ईंधनों को कोयल अब देखिए आगे पढ़ते हैं। इन ईंधनों को कोयला भूमि के अंदर खानों से इन ईंधनों को कोयला भूमि के अंदर खानों से, पेट्रोलियम तेल कुएं से, गैस कुओं से 3-4 किलोमीटर भेदन करके किए जाते हैं, प्राप्त किए जाते हैं शुद्ध व्यावहारिक। ठीक है, देखिए क्या कहना चाह रहा है ये दूसरा पैराग्राफ जो है 1.7 का, ये सभी ईंधनों से लेकर के अब मैं शुरू कर रहा हूं। तो ये क्या है, कोयला जो है हमारा एक ऐसा ईंधन है जो भूमि के अंदर कोयले खानों से पाए जाते हैं। आप देखे होंगे बोलते हैं कि लोग कोयला खान, कोयले का खान है, ठीक है। तो कोयले खान से पाए जाते हैं। और वहीं पे देखिए पेट्रोलियम हमारा कहाँ से पाया जाता है, तेल के कुएं से पाया जाता है। एक कुआं बनाया जाता है, बहुत ही गहराई में कुआं होता है, वो 1-2 किलोमीटर 3 किलोमीटर का गहराई होता है। उसके पृथ्वी को हम लोग भेदन करते हैं, भेदन मतलब छेद देते हैं और पाइप डाल करके तेल निकालना शुरू करते हैं, जहाँ पे पाया जाता है। जैसे अरबियन कंट्रीज जो है हमारा, अरबियन कंट्रीज आज इसीलिए हमारा बहुत रिच कंट्रीज के अंतर्गत आता है क्योंकि वहां पे क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम गैसेस निर्मित होते हैं, मिलते हैं वहां पे, ठीक है। तो यही है और ये कैसे मिलेगा, 3-4 किलोमीटर 2 किलोमीटर पृथ्वी के अंदर हम लोग भेदन करेंगे तब हमें पेट्रोलियम मिलेगा। उसको हम लोग नाम देते हैं तेल का कुआं, ठीक है। अब देखिए उपयोगिता, थर्मल सोर्सेज और फाजिल फ्यूल एनर्जी सोर्सेज, उष्मीय ऊर्जा स्रोत या जीवाश्म ईंधन ऊर्जा स्रोत के क्या क्या उपयोगिता है, क्या क्या उपयोगिता है। अब देखिए, अब देखिए अब देखिए आगे उपयोगिता में क्या कह रहा है। फाजिल ईंधनों का प्रयोग संसार में बहुत मात्रा में हो रहा है। जाहिर सी बात है, फॉजिल फ्यूल्स का उपयोग हमारे पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में बहुत मात्रा में हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोग आज के टाइम में पेट्रोल हुआ, सीएनजी हुआ, कोयला हुआ, इन सब के ऊपर क्या है, पूरी तरीके से निर्भर हो चुके हैं। पूरी तरीके से हम लोग क्या हो गए हैं, निर्भर हो चुके हैं। पेट्रोल के बिना क्या हमारा काम चल सकता है? नहीं चल सकता। हमें कहीं भी जाना है तो पेट्रोल की आवश्यकता पड़नी ही पड़नी है। तो संसार में सबसे अधिक उपयोगिता जो है फॉसिल फ्यूल की आज की डेट में हो चुकी है। जैसे वायुयान, रेल इंजन, ट्रक, मोटर, स्कूटर, विद्युत जनित जनित्र, विद्युत जनित्र का मतलब होता है बाबू इलेक्ट्रिक जनरेटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर, उष्मीय शक्ति प्लांट मतलब हीट पावर प्लांट आदि में फॉसिल ईंधनों का प्रयोग, फॉसिल ईंधनों का प्रयोग हो रहा है। घरों में खाना पकाने भी फॉसिल फ्यूल ईंधनों से हो रहा है। क्यों? देखिए मैंने बताया फॉसिल फ्यूल मतलब क्या है, पेट्रोल है, डीजल है, गैसेस है, कोयला है। तो इन सब का प्रयोग जो है हमारा रेलगाड़ी में हो रहा है, इलेक्ट्रिक जनरेटर में हो रहा है। इलेक्ट्रिक जनरेटर किससे चल रहा है? डीजल से ही चलता है, ठीक है। पंप, मोटर पंप हुआ, और हमारा घर में एलपीजी सिलेंडर यूज होता है, ये भी क्या है, एक तरह का ईंधन है, ठीक है। तो ये सब जो है हमारे क्या है, फॉसिल फ्यूल के उपयोगिता हैं। तो अब आपको अगर पूछा जाए कि फॉसिल फ्यूल्स लिखिए, तो ये देखने में बहुत ही आसान टॉपिक है, लेकिन लिखने के लिए आपको दिमाग में लाइन, शब्द होने चाहिए, ठीक है। तो तो आप कैसे लिखेंगे, जो मैंने बताया ऊपर की सारी चीजों को आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए, कहाँ से मिलता है, कैसे मिलता है, और क्यों इसे फॉसिल फ्यूल कहा जाता है, क्यों इसे थर्मल सोर्सेज भी कहा लोग कहते हैं। तो इन सारी चीजों को रिलेट करके जब आप लिख लेंगे, तो नीचे एक और हेडिंग डालिए, उपयोगिता, जिसको बोलते हैं क्या, यूजेज। यूजेज में आप लिखिए कि मतलब हमारा सारा पूरा संसार जो है, पूरा विश्व जो है फॉसिल फ्यूल के ऊपर निर्भर करता है। कैसे?
और क्यों निर्भर करता है, इसको भी आप थोड़ा सा इलॉबरेट कीजिए। कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल होता है? एयरलाइंस में होता है, रेलवेज में होता है, मोटर गाड़ीज में होता है, रोडवेज में होता है, मतलब जो भी संसाधन है आज के युग में चल रहे हैं उन सभी जगहों पे हमारा फॉसिल फ्यूल्स का एक भारी मात्रा में इस्तेमाल हो रहा है। और ये एनर्जी कन्वेंशनल एनर्जी होती है। कौन सी एनर्जी एनर्जी होती है? कन्वेंशनल। मैंने पहले बताया परंपरागत के अंतर्गत वो सारी ऊर्जाएं आएंगी जिनका भंडारण किया जा सकता है। जिनका भंडारण किया जा सकता है वो सारी ऊर्जाएं हमारी किसके अंतर्गत आएंगी? कन्वेंशनल के अंतर्गत आएंगी। तो जो फॉसिल फ्यूल्स है हमारा, जो थर्मल सोर्सेस कहिए या फॉसिल फ्यूल्स कहिए, ये सारी ऊर्जाएं ये कौन कौन सी आती हैं इसमें? वो कोयला आता है, पेट्रोलियम आता है, गैसेज आता है, प्राकृतिक गैसेज आती हैं। तो ये सब किसके अंतर्गत है? ये सब फॉसिल फ्यूल्स के अंतर्गत है। और ये मैंने कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज में बताया कि जिनका भंडारण निश्चित हो, मतलब जिनका भंडारण हो सकता है या जो भंडारण किया गया है, तो वो किस मात्रा में होंगी? वो सीमित मात्रा में होंगी। और वो किसके अंतर्गत आएंगी? परंपरागत के अंतर्गत आएंगी, कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज के अंतर्गत आएंगी। इसकी एनर्जी का उपयोग हम 100, 150, 200 साल पहले से भी करते आ रहे हैं। सन 1800, 1900 से करते हम लोग आ रहे हैं। तो क्या होगा? ये कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स के अंतर्गत आएगा हमारा कौन सा? फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है, अब आगे देखते हैं भारत में उपयोगिता। नहीं, ये थोड़ा सा जान लीजिए, विश्व में कोयले के प्रमुख भंडारण कहाँ कहाँ हैं? विश्व में जो कोयला है हमारा, उसका स्टोरेज कहाँ पे है, डंप कहाँ कहाँ किस किस देशों में हुआ है? प्रमुख देशों के नाम जान लीजिए कौन कौन से हैं। जैसे ईरान, अमेरिका, रूस तथा चीन में पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए भारत में उपयोगिता। भारत में कोयला के प्रचुर भंडार होने के कारण तापीय शक्ति संयंत्रों का विशेष महत्व है। भारत में कोयले के भंडारण मुख्यतः बिहार में है, पश्चिम बंगाल में है, मध्य प्रदेश में है। कहाँ कहाँ पे है कोयले का स्टोरेज? बिहार में, पश्चिम बंगाल में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश तथा महाराष्ट्र में। भारत में कुछ प्रमुख तापीय शक्ति संयंत्र। देखिए बाबू, भारत में कोयले का उपयोग, फॉसिल फ्यूल का उपयोग, जैसे फॉसिल फ्यूल में कोयला जो एक ऐसा है जिसका उपयोग बहुत अधिक रूप में होता है। कोयला जो है जिसका उपयोग बहुत अधिक उपयोग में होता है। जैसे कि तापीय संयंत्र जो होते हैं, जैसे जो हमारा हीट पावर प्लांट है, जो हमारा हीट पावर प्लांट है, हमारे पास जो है कोयले की प्रचुर मात्रा होने के पास बाद हिंदुस्तान में कोयले की जो मात्रा है वो बहुत ही अधिक मात्रा में है। तो इसलिए हमारे तापीय संयंत्र जो है वो हमेशा कोयले से ही चलते हैं। इसलिए तापीय तापीय संयंत्र जो है हमारा कोयले से ही चल रहा है। और कोयले के अधिक मात्रा में होने की वजह से हमारा तापीय संयंत्र पे निर्भरता है हिंदुस्तान। ठीक है, तो हिंदुस्तान में देखिए कोयले का जो भंडारण है वो बिहार में है, मध्य प्रदेश में है, उड़ीसा में है, महाराष्ट्र में है। इन सभी जगहों पे क्या है? कोयले का भंडारण है। ठीक है, अब देखिए कुछ प्रमुख तापीय शक्ति संयंत्र। कुछ प्रमुख तापीय संयंत्र निम्न है। जैसे हम बता रहे हैं कि जो हीट के द्वारा पावर प्लांट चल रहे हैं, जो उष्मीय ऊर्जा, जो कोयले के द्वारा पावर प्लांट हमारे चल रहे हैं और बिजली उत्पन्न कर रहे हैं, जो बिजली उत्पन्न कर रहे हैं। जैसे कहाँ कहाँ पे है? ओबरा। ओबरा हमारा पड़ता है उत्तर प्रदेश में। ओबरा हमारा पड़ता है उत्तर प्रदेश में, जो कि 550 मेगावाट का उत्पन्न करता है पावर। ठीक है, हरदुआगंज उत्तर प्रदेश में है, 540 मेगावाट का हमारा उत्पन्न करता है। ये थोड़ा सा याद करना पड़ सकता है आपको। चंद्रपुर बिहार में पड़ता है 660 मेगावाट का। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा आगे देखते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा आगे देखते हैं।